कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि क्या करना है, बल्कि ये होता है क्या मैं वो कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया। हर सुबह लाखों लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं, वही पुरानी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सपनों को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें बनाते हैं। 0 to 1 उन्हीं लोगों की कहानी है जो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे सोचते हैं जैसे वो हो सकती है। ये किताब सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं सिखाती, ये सिखाती है कैसे सोचना है, कैसे उस भीड़ से अलग चलना है जहां सब भाग रहे हैं बिना पूछे कि क्यों। पीटर थील कहते हैं, हर पल जब तुम कॉपी कर रहे होते हो, तुम कुछ नया बनने का मौका खो रहे होते हो। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप बस देखने वालों में रहना चाहते हैं या कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे? अगर आपके अंदर भी वो सवाल उबल रहा है, क्या मैं कर सकता हूं, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, आपके अंदर की नींद तोड़ी जा सकती है इससे। 0 to 1 कोई आम किताब नहीं है जिसे बस पन्नों में बांट दिया गया हो। ये एक सोच की यात्रा है जो धीरे धीरे आपको भीड़ से हटकर सोचने की ताकत देती है। इस किताब को पीटर थील ने कुल 14 गहराई भरे चैप्टर्स में बांटा है, लेकिन इन 14 चैप्टर्स को आप सिर्फ टॉपिक्स ना समझें, बल्कि ये हैं 14 आईने जो आपको दुनिया, बिजनेस, इनोवेशन और खुद के अंदर झांकने का मौका देते हैं। ये किताब एक लीनियर पाथ की तरह नहीं चलती, बल्कि हर चैप्टर एक नया दरवाज़ा खोलता है जहां से आप सीखते हैं कैसे मोनोपोली बुरी नहीं बल्कि ज़रूरी होती है, क्यों ज़्यादातर स्टार्टअप सिर्फ नॉइज़ बनकर रह जाते हैं, और असली आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, भीड़ से या अकेलेपन से। बुक के 3 बड़े भागों की तरह हम इसे समझ सकते हैं। 1. थिंकिंग डिफरेंटली, जहां आप सीखते हैं कि पुरानी सोचें क्यों काम नहीं करेंगी आने वाले कल में। 2. बिल्डिंग द फ्यूचर, जहां थील आपको सिखाते हैं कि कैसे कुछ नया बनाया जाता है और क्यों मोनोपोली एक्चुअली अ स्ट्रेंथ है। 3. स्टार्टअप सीक्रेट्स और माइंडसेट शिफ्ट, जो आपके माइंड को रिवायर करता है और बताता है कि सिर्फ आइडिया नहीं, सोचने का तरीका ही सबसे बड़ा इनोवेशन है। तो चलिए अब 0 to 1 का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की चुनौती। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, आगे क्या होगा, न सिर्फ आपके लिए बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए? पीटर थील इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं, भविष्य 2 तरह का हो सकता है, या तो वो बेटर होगा या फिर वर्स, लेकिन एक चीज तय है, वो आज जैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ असली सवाल उठता है, क्या हम उस भविष्य को बनाते हैं या बस इंतजार करते हैं? थील कहते हैं, प्रोग्रेस खुद नहीं होती, उसे बनाना पड़ता है। और यहीं से आती है किताब की सबसे बड़ी सोच, 0 to 1। 0 to 1 का मतलब क्या है? सोचिए, अगर आप एक टाइपराइटर को थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो आप 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं। ये है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, कॉपी करना, सुधार करना। लेकिन अगर आप टाइपराइटर को छोड़कर एक कंप्यूटर बना देते हैं तो आप 0 से 1 गए हैं, कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी था ही नहीं। यही है वर्टिकल प्रोग्रेस और यही है असली इनोवेशन। थील हमें यही चैलेंज देते हैं, क्या तुम सिर्फ बेहतर बनना चाहते हो या अलग बनना चाहते हो? भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन 0 to 1 का पहला पार्ट यही सिखाता है, भीड़ के आगे बढ़ो। सोचो, अगर इलॉन मस्क ने सोचा होता चलो एक और कार कंपनी खोलते हैं, तो क्या टेस्ला बनती? नहीं, उन्होंने सोचा चलो ऐसी कार बनाते हैं जो पेट्रोल के बिना भी तेज भागे और जिसे दुनिया एक क्रांति माने। यही है 0 to 1 माइंडसेट। चैप्टर 1 का सबसे गहरा सवाल यही है, क्या हम एक नया भविष्य बना सकते हैं या हम वही दोहराएंगे जो पहले से हो रहा है? पीटर थील हमें चुनने को कहते हैं, डर और इनोवेशन में से एक। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके अंदर भी वो चिंगारी है जो 0 से 1 तक का सफर तय कर सकती है। अब अगला चैप्टर और भी दिलचस्प है, जहां थील उस सोच को तोड़ते हैं जो हमें हमेशा कंपटीशन में धकेलती है। वो कहते हैं, कंपटीशन किल्स क्रिएटिविटी। अब हम आते हैं चाहते हुए रट हुए चैप्टर 2 पर। रट हुए, और यकीन मानिए ये हिस्सा आपकी सोच को झकझोर देगा, क्योंकि यहाँ पीटर थील वो सिखाते हैं जो हमें कभी स्कूल, कॉलेज या बिजनेस की दुनिया में नहीं बताया गया। चैप्टर 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। 1999 जैसा जश्न मनाओ। कभी आपने सोचा है, हम क्यों मानते हैं कि कंपटीशन जरूरी है? हम बचपन से यही सुनते आए हैं, दूसरों से आगे निकलो, प्रतियोगिता ही तरक्की की कुंजी है। लेकिन पीटर थील यहाँ एक बड़ा झटका देते हैं। वो कहते हैं, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, मतलब जो सिर्फ दूसरों से लड़ते हैं वो कभी खुद का साम्राज्य नहीं बना पाते। 1999 की कहानी समझो। उस साल टेक्नोलॉजी का बुलबुला इतना फूला हुआ था कि हर कोई एक स्टार्टअप शुरू कर रहा था। हर जगह एक ही बात, चलो अमेज़ॉन जैसा कुछ बनाते हैं, चलो याहू को टक्कर देते हैं। पर थील कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती थी। लोग कुछ नया बनाने नहीं आए थे, वो सिर्फ दूसरों की कॉपी बनना चाहते थे। 1 to N वाली दौड़। और फिर .com क्रैश हुआ, कंपनियां ढह गईं, और बचा क्या? खाली नाम, टूटी उम्मीदें और एक सीख। भीड़ के पीछे भागना आसान होता है, लेकिन उससे कुछ बनता नहीं है। अब सोचिए, क्या आप भी भीड़ में हैं? क्या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो सब बना रहे हैं,
या कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो कोई और सोच ही नहीं सकता? पीटर थील कहते हैं, मोनोपोली बुरी नहीं होती अगर आपने कुछ ऐसा बनाया है जो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मोनोपोली का मतलब है आपने 0 to 1 कर दिखाया। तो ये चैप्टर हमें एक गहरी सीख देता है। कंपटीशन तुम्हें थकाता है, पर इनोवेशन तुम्हें बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान सिर्फ एक और नाम ना हो, बल्कि एक नया अध्याय बने इस दुनिया की किताब में, तो आपको कंपटीशन से बाहर निकलना होगा। अब अगला चैप्टर और भी धांसू है, जहां थील पूछते हैं, क्या आप कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी दुनिया को गलत लगता है? ये सवाल आपकी सोच की जड़ें हिला सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं उस चैप्टर की तरफ जो शायद पूरी किताब का सबसे दमदार और दिमाग खोल देने वाला सवाल पूछता है। चैप्टर 3, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। हर सफल कंपनी अलग क्यों होती है? पीटर थील यहाँ एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सुनने में आसान लगे, लेकिन अगर आपने इसका जवाब ईमानदारी से ढूंढ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। वॉट इम्पॉर्टेंट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विथ यू ऑन? ऐसी कौन सी सच्चाई है जिस पर आप भरोसा करते हैं लेकिन बाकी दुनिया नहीं? अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया एक जैसा सोच रही हो तब किसी का अलग सोचना ही असली बहादुरी होती है। थील कहते हैं, सबसे बड़ी कंपनियां इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि वो सबसे तेज थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने वो देखा जो बाकी सबने नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने वही किया जो बाकी सबको नामुमकिन लगता था। फेसबुक सिर्फ एक सोशल नेटवर्क नहीं था, वो पहली बार लोगों के रियल आइडेंटिटी को इंटरनेट पर लाया। अमेज़ॉन सिर्फ एक बुक स्टोर नहीं था, वो पहली बार लोगों को दिखा रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग एक भविष्य है। अब असली बात आती है, रट हुए। थील कहते हैं, हर सफल कंपनी की एक अनोखी कहानी होती है और हर फेल कंपनी लगभग एक जैसी होती है, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन को चुना, इनोवेशन को नहीं। जब आप कंपटीशन में फंसे रहते हैं तो आपकी सारी एनर्जी दूसरों से आगे निकलने में चली जाती है, पर जब आप कुछ अलग बनाते हैं तो लोग आपको देखने लगते हैं, फॉलो नहीं फॉलोअर्स मिलते हैं। चैप्टर 3 की गहरी सीख ये है, सच्ची सफलता वहां मिलती है जहां आप अकेले खड़े हो लेकिन सही हो। अब अगला चैप्टर और भी जबरदस्त है, जहां पीटर थील मोनोपोली को एक नेगेटिव चीज नहीं बल्कि एक पावरफुल स्ट्रैटेजी के रूप में बताते हैं। और वो बताते हैं कि जो कंपनियां सबसे ज्यादा चिल्लाती हैं कि हम अलग हैं, असल में वही सबसे ज्यादा भीड़ में खो जाती हैं। अब बारी है चैप्टर 4 की, और यकीन मानिए इस चैप्टर में पीटर थील एक ऐसी सच्चाई खोलते हैं जो सुनने में कंट्रोवर्शियल लगती है, पर समझने पर लाइफ और बिजनेस की सोच ही बदल जाती है। चैप्टर 4, द आइडियोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिशन। प्रतियोगिता की भ्रमित सोच। पीटर थील यहाँ एक बोल्ड दावा करते हैं, कॉम्पिटिशन हमें पागल बना देता है, इट मेक्स पीपल इरैशनल। अब आप सोचेंगे, क्या सच में? बचपन से तो हमें सिखाया गया है स्पर्धा जरूरी है, तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन थील कहते हैं, कंपटीशन आपको ब्लाइंड कर देता है। आप दूसरों से लड़ते रहते हैं पर भूल जाते हैं कि असली लड़ाई खुद से है, खुद के आइडिया से है। अब एक उदाहरण सुनो, एयरलाइंस वीएस गूगल। एयरलाइन कंपनी आपस में इतनी टक्कर लेती हैं कि उनका मुनाफा बहुत कम रह जाता है। एयर इंडिया, इंडिगो, जेट सब एक दूसरे से टिकट के दाम कम करने में लगे रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो, गूगल कोई कंपटीशन नहीं, अपने तरीके से रूल बना रहा है और सच्ची मोनोपोली है। पीटर थील कहते हैं, मोनोपोलीज आर नॉट ईविल, दे आर द रिवॉर्ड फॉर डूइंग समथिंग ट्रूली यूनिक। अब थील एक और पावरफुल बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं कि हम बहुत यूनिक हैं, असल में वो बस भीड़ में खोए हुए होते हैं। एयरलाइंस कहती हैं, हम अलग हैं क्योंकि हमारा खाना अच्छा है, पर सच ये है सब एक जैसे हैं। दूसरी तरफ गूगल कभी नहीं चिल्लाता कि वो अलग है, क्योंकि वो सच में अलग है, वो मोनोपोली है और उसे कहने की जरूरत नहीं। अब ये चैप्टर हमें एक गहरी चीज सिखाता है, बी सो डिफरेंट, सो यूनिक दैट यू डोंट नीड टू स्क्रीम इट आउट लाउड, योर रिजल्ट्स विल स्पीक लाउडर। अब सोचिए, क्या आप भी दुनिया को ये समझाने में लगे हैं कि आप अलग हैं, या वाकई कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कोई और सोच ही नहीं सकता? चैप्टर 4 यही कहता है, भीड़ में मत दौड़ो, एक ऐसी दुनिया बनाओ जहां भीड़ खुद तुम्हारे पीछे दौड़े। अब अगला चैप्टर और भी दिलचस्प है, जहां थील हमें बताते हैं कि मोनोपोली पाने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज जरूरी हैं। वो बताते हैं कि ब्रांड, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क और स्केल कैसे आपकी पावर बन सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 5 पर, और यहाँ पीटर थील उन 4 ताकतवर पिलर्स का खुलासा करते हैं जो किसी भी कंपनी को एक साधारण स्टार्टअप से उठाकर एक असली मोनोपोली बना देते हैं। चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। अंत में आने वाला खिलाड़ी ही जीतता है। हमेशा से यही सुना है ने, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो, यानी जो सबसे पहले मार्केट में आता है वही जीतता है। लेकिन थील यहाँ भी वो कहते हैं जो सुनकर एक बार को दिमाग रुक जाए, इट्स नॉट अबाउट बीइंग द फर्स्ट, इट्स अबाउट बीइंग द लास्ट एंड द बेस्ट। अब बात करते हैं उन 4 पिलर्स की जिनसे बनती है एक मोनोपोली, एक ऐसी कंपनी जिसका कोई तोड़ नहीं होता। 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अलग और एडवांस होनी चाहिए कि कोई कॉपी भी ना कर सके। थील कहते हैं, अगर आपकी टेक्नोलॉजी दूसरों से सिर्फ 10% बेहतर है तो आप हार जाओगे, लेकिन अगर 10 गुना बेहतर है तो आप राजा बन जाओगे। एग्जाम्पल, गूगल का सर्च एल्गोरिदम
कोई नहीं छू पाया उसे क्योंकि वो बाकी सबसे 10x बेहतर था। 2. नेटवर्क इफेक्ट्स। जब आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि हर नया यूज़र उसे और भी बेहतर बना दे, जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक, जैसे जैसे लोग जुड़ते गए वो और भी ज़रूरी बनता गया। थील कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट एक दीवार की तरह होता है जिससे नए कंपेटिटर्स टकरा के गिर जाते हैं। 3. इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओ आपका कॉस्ट घटता जाए और फायदा बढ़ता जाए। अमेजॉन इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ा, सस्ता बेचा लेकिन क्वांटिटी इतनी बढ़ा ली कि प्रॉफिट स्काई रॉकेट हो गया। 4. ब्रांडिंग। थील मानते हैं कि ब्रांड सिर्फ नाम नहीं है, ये एक भरोसा है, एक पहचान है। एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक आइडेंटिटी है। लोग उसके प्रोडक्ट नहीं, उसकी फीलिंग खरीदते हैं। अब थील पूछते हैं, क्या आपकी कंपनी में ये चारों चीजें हैं? क्या आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसे कोई और बना ही नहीं सकता? क्या आपके यूजर्स खुद दूसरों को जोड़ते हैं? क्या जितना बड़ा आप होते जा रहे हैं उतना सस्ता और स्मार्ट भी? और क्या आपके नाम से लोग कुछ महसूस करते हैं? इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख ये है, पहले आने से ज्यादा जरूरी है ऐसा कुछ बनाना जो टिके और फिर उस जगह को इतना मजबूत करना कि कोई और वहां आ ही न सके। अब अगला चैप्टर बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है जहां थील बताते हैं कि क्यों फाउंडर्स विजनरी होते हैं और वो सिर्फ कंपनी नहीं एक नया भविष्य बनाते हैं। अब हम पहुंचते हैं उस चैप्टर पर जहां पीटर थील एक ऐसा जिक्र करते हैं जो एक स्टार्टअप को सिर्फ एक कंपनी नहीं एक पागलपन भरा मिशन बना देता है। चैप्टर 6। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। तुम कोई लॉटरी टिकट नहीं हो। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो कहते हैं सब किस्मत का खेल है, जो होना है होकर रहेगा, सक्सेस इज लक। लेकिन थील यहां साफ कहते हैं लक पे भरोसा करना अपने टैलेंट को गाली देना है। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। पीटर थील मानते हैं कि ये सोच कि सब कुछ रैंडम है आदमी को एवरेज बना देती है, क्योंकि जब आप मान लेते हो कि सब कुछ किस्मत पर है तो आप कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। अब सवाल उठता है क्यों लोग किस्मत पर यकीन करने लगते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है। अगर आप मान लेते हो कि सक्सेस लक से मिलती है तो आप अपनी हार का जिम्मेदार खुद नहीं होते, आप सेफ हो जाते हो। पर थील कहते हैं जो लोग बड़ी दुनिया बनाते हैं वो सेफ नहीं खेलते, वो जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्क उठाते हैं और एक नया रास्ता बनाते हैं। अब सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े विजनरी लोगों को देखो। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स को ऐसे शुरू किया जैसे उसे यकीन था कि मंगल पर जाना मुमकिन है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को सिर्फ कंपनी नहीं एक रेवोल्यूशन बना दिया। क्या उन्होंने लॉटरी का इंतजार किया? नहीं, उन्होंने अपना टिकट खुद बनाया। थील यहां एक जरूरी बात कहते हैं, ब्रिलियंट थिंकिंग इज रेयर बट करेज इज एन इवन शॉर्टर सप्लाई। यानी टैलेंट तो बहुत लोगों के पास होता है पर जो लोग सच में उसे जीते हैं वो कम ही होते हैं, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए और पागलपन भी। इस चैप्टर की सीख सीधी है लेकिन गहराई से दिल में उतरने वाली। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। दूसरे लोग रैंडमनेस में भरोसा करते हैं, तुम डायरेक्शन में भरोसा करो। अब अगला चैप्टर उस सबसे बड़ी चीज पर है जिसके बिना कोई भी स्टार्टअप आगे नहीं बढ़ सकता, सेल्स और स्केलेबिलिटी, यानी कैसे आइडिया को दुनिया तक पहुंचाया जाए। अब बारी है उस चैप्टर की जो हमें यह सिखाता है कि सिर्फ एक जबरदस्त आइडिया ही काफी नहीं होता, उसे बेचना भी आना चाहिए। चैप्टर 7। फॉलो द मनी। जहां पैसा जाता है वहां ध्यान देना शुरू करो। हम अक्सर सोचते हैं अगर कोई आइडिया वाकई में अच्छा है तो लोग खुद ब खुद आकर उसे अपना लेंगे, उसे बेचना नहीं पड़ेगा। लेकिन थील कहते हैं हर महान प्रोडक्ट के पीछे छुपी होती है एक बेहतरीन सेल्स मशीन। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे शानदार प्रोडक्ट्स भी बिना अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के मर जाते हैं। एप्पल का आईफोन सिर्फ इसलिए हिट नहीं हुआ कि वो अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि स्टीव जॉब्स ने उसे ऐसे बेचा जैसे वो एक क्रांति हो। अब थील यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बताते हैं, सेल्स का पिरामिड, सेल्स हायरार्की। 1. कॉम्प्लेक्स सेल्स, टॉप ऑफ द पिरामिड। यहाँ बहुत बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सैटेलाइट, मशीनरी, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। यहाँ डील्स करोड़ों की होती हैं और सेल्स प्रोफेशनल्स महीनों तक समझाते हैं। थील कहते हैं इन प्रोडक्ट्स में क्वालिटी से ज्यादा रिलेशनशिप मैटर्स करते हैं। 2. पर्सनल सेल्स, थोड़ा छोटा प्रोडक्ट लेकिन डिसीजन लेना अब भी ह्यूमन इंटरैक्शन से होता है, जैसे कोई सास सब्सक्रिप्शन या एजुकेशनल कोर्स। यहाँ भी प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो बिकेगा तभी जब सेल्स परफेक्ट हो। 3. मार्केटिंग। अब बात आती है मास ऑडियंस की, जहां आप टीवी एड्स, फेसबुक कैंपेन्स या यूट्यूब प्रोमो से इमोशंस ट्रिगर करते हैं। थील कहते हैं और चिल्लाते हुए मास मार्केटिंग का मतलब है लोगों के दिल और दिमाग दोनों को छू लेना। 4. वायरलिटी, बॉटम ऑफ द पिरामिड बट मोस्ट पावरफुल। अब आता है वो लेवल जहां प्रोडक्ट खुद ब खुद फैलता है, जैसे जेल में अपनी में चिल्लाते हुए इंस्टाग्राम, जूम। थील कहते हैं अगर प्रोडक्ट में सोशल लूप हो तो यूजर ही आपका सेल्समैन बन जाता है। तो सीख क्या है? एक शानदार प्रोडक्ट को शानदार तरीके से बेचने वाला ही दुनिया बदलता है। पीटर थील यहाँ एक और अमूल्य बात कहते हैं,
If you've invented something new, but you haven't invented an effective way to sell it, you have a bad business no matter how good your product is. अब अगला चैप्टर और भी गहरा है, जहां वो बताते हैं कि मानव और मशीनें साथ कैसे काम कर सकते हैं और क्यों फ्यूचर एआई बनाम ह्यूमन नहीं बल्कि ह्यूमन प्लस एआई का होना चाहिए। अब बारी है उस चैप्टर की जो हमें भविष्य की सबसे ज़रूरी बहस की गहराई समझाता है, टेक्नोलॉजी बनाम ह्यूमैनिटी की। Chapter 8. Machines will not replace you. मशीनें तुम्हारी जगह नहीं लेंगी अगर तुम खुद को अपग्रेड करते हो। जब भी हम एआई, मशीन लर्निंग या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक डर हमेशा मन में आता है, क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी, क्या हम काम के लायक नहीं बचेंगे। लेकिन पीटर थील इस डर को तोड़ते हैं और कहते हैं, Computers are tools, not rivals. Technology should complement humans, not compete with them. कंप्यूटर बनाम इंसान नहीं, कंप्यूटर प्लस इंसान। थील यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये रखते हैं, कंप्यूटर तेज़ हैं लेकिन सोच नहीं सकते, इंसान सोच सकते हैं लेकिन तेज़ नहीं है। अब सोचो, अगर दोनों एक साथ हों तो। Example, PayPal का fraud detection system. पेपाल के शुरुआती दिनों में फ्रॉड बहुत बड़ा चैलेंज था। कंप्यूटर ट्रांजैक्शन पैटर्न्स बहुत तेज़ी से स्कैन कर सकते थे, लेकिन कौन सी ट्रांजैक्शन फेक है ये समझने के लिए इंसानी इंट्यूशन ज़रूरी थी। थील ने दोनों को मिलाया, एआई प्लस ह्यूमन जजमेंट इक्वल टू अनस्टॉपेबल सिस्टम। एआई का डर क्यों फालतू है? क्योंकि एआई सिर्फ डेटा पर चलता है, जबकि इंसान के पास है कॉन्टेक्स्ट, क्रिएटिविटी और कॉमन सेंस। थील कहते हैं, The most valuable companies in the future won't be all tech, but tech-enabled human. अब खुद से पूछिए, क्या आप मशीनों से डरते हैं या उन्हें अपने काम का पार्टनर बना सकते हैं? क्या आप खुद को हर दिन ऐसा अपग्रेड कर रहे हैं कि मशीन भी आपकी मदद ले? इस चैप्टर की सीख सीधी है, भविष्य उन्हीं का है जो मशीनों से नहीं डरते बल्कि उन्हें अपना हथियार बनाते हैं। अगला चैप्टर और भी दिलचस्प है, जहां पीटर थील बात करते हैं उस साझेदारी की जो हर बिजनेस की नींव होती है, द फाउंडर और उसका रोल। अब हम पहुंचते हैं उस चैप्टर पर जो एक बिजनेस की रूह के बारे में है, यानी फाउंडर। Chapter 9. Founders were so tall he had to bend down to go through the door. The myth, the truth, the power. फाउंडर सिर्फ कंपनी नहीं बनाता, वो एक संस्कृति बनाता है। जब आप किसी बड़ी कंपनी का नाम सुनते हैं, आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? Apple, Maditeyam Bus. Her Steve Jobs' head was always in the clouds. Tesla, go to all he had to bend down to go through the door. Facebook, Mark Zuckerberg. पीटर थील कहते हैं, Behind every great startup is a charismatic, visionary founder who sees what others can't. क्यों होते हैं फाउंडर इतने ज़रूरी? क्योंकि शुरुआत में जब सब लोग शंका करते हैं, फाउंडर अकेला वो होता है जो क्लैरिटी में जीता है। द स्ट्रॉन्गर द विजन, द क्लियरर द डायरेक्शन। थील यहाँ एक बोल्ड बात करते हैं, A startup is a reflection of its founder's personality. मतलब छीबे, अगर फाउंडर बोल्ड है, विजनरी है, तो कंपनी भी रिस्क लेगी, बड़ा सोचेगी। लेकिन अगर फाउंडर डरपोक है तो कंपनी सेफ खेलेगी और औसत रह जाएगी। फाउंडर्स में क्या खास होता है? 1. नॉन कन्फॉर्मिस्ट माइंडसेट, वो भीड़ के साथ नहीं चलते, भीड़ से उल्टा चलते हैं। 2. मिशन ड्रिवन थिंकिंग, सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं होता, दुनिया बदलना होता है। 3. करेज टू बी मिसअंडरस्टूड, वो जानते हैं कि उन्हें सब लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो चलते हैं, अकेले भी। फाउंडर्स को लेकर सोसाइटी क्यों डरी रहती है? थील बताते हैं कि हिस्ट्री में कैरिज्मेटिक लीडर्स ने बहुत बार पावर को मिसयूज किया है, लेकिन बिजनेस में फाउंडर सेंट्रिक कंपनी ज्यादा मजबूत और फोकस्ड होती है। Example, Elon Musk. लोग कहते थे स्पेस में जाना पागलपन है। मस्क ने कहा, अगर इंसान को सर्वाइव करना है तो हमें मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा। वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं, एक मिशनरी है। इस चैप्टर की सबसे गहरी लाइन है, A unique founder can bring order out of chaos and meaning to uncertainty. अब अगला चैप्टर बताता है कि एक बिजनेस की सीक्रेट सॉस क्या होती है, वो सीक्रेट जो बाकी दुनिया को दिखता ही नहीं, लेकिन आपकी सफलता की जड़ वहीं छुपी होती है। अब हम पहुंचते हैं उस चैप्टर पर जो 0 to 1 का कोर मैसेज है और शायद सबसे रहस्यमयी सवाल भी। Chapter 10. The mechanics of mafia, build a cult, not a company. जो टीम दिखने में पागल लगती है, ये असली क्रांति लाती है। थील यहाँ एक बोल्ड कंपैरिजन करते हैं, Great startups function like a cult, not a conventional company. मतलब स्टार्टअप्स कोई साधारण वर्कप्लेस नहीं होते, वो होते हैं एक इंटेंस मिशन पर निकले कुछ जुनूनी लोग। कंपनी नहीं, परिवार बनाओ। पेपैल के शुरुआती दिनों में थील ने एक प्रिंसिपल रखा था, हम उन्हीं को हायर करेंगे जिनके साथ हम वीकेंड भी बिताना चाहें। क्यों? क्योंकि जब कोई टीम पर्पस ड्रिवन होती है, इमोशनली इन्वेस्टेड होती है और मिशन को खुद की आइडेंटिटी मानती है, तब वो असंभव भी मुमकिन कर देती है। माफिया शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? पेपल को पेपल माफिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एक्स मेंबर्स ने बाद में यूट्यूब, लिंक्डइन, टेस्ला, येल्प जैसी कंपनियां शुरू की। वो सिर्फ कॉलीग्स नहीं थे, they were bonded by a mission and by trust. थील की वार्निंग भी जरूरी है। Bureaucratic companies hire to avoid risk. Startups hire to embrace it.
अगर आप सिर्फ स्किल्ड लोगों को चुनते हैं लेकिन उनका दिल आपके मिशन से नहीं जुड़ा तो वो सिर्फ एक जॉब करेंगे, जान नहीं लगाएंगे। कल्चर क्या कहता है? अगर आपकी कंपनी में हर कोई हर हफ्ते रिजाइन करने का सोच रहा है तो वहाँ कल्चर नहीं, सर्वाइवल है। लेकिन अगर हर कोई आपकी विजन को अपना सपना मानता है, रट हुए, तो वो सिर्फ काम नहीं करेगा, लड़ेगा, डटेगा और जीतेगा। The best startups are slightly less extreme than cults, but more extreme than any company. तो इस चैप्टर की सीख, A true startup isn't built on resumes. It's built on shared dreams, sacrifices, and a mission no one else believes in, except the few crazy ones who dare to build it. अब अगला चैप्टर लेकर आता है एक ऐसा सवाल जिससे हर विजनरी लड़ता है, क्या दुनिया में कुछ भी नया बनाना बाकी है या सब कुछ बन चुका है? चलो फिर अब हम आते हैं उस चैप्टर पर जो पूरे 0 to 1 की फाउंडेशन को सवालों की तरह खोलता है। क्या वाकई कुछ नया बनाना बचा भी है या सब कुछ पहले ही हो चुका है? Chapter 11. If you build it, will they come? सिर्फ कुछ बना लेने से लोग नहीं आएंगे, तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि वो इसके बिना अधूरे हैं। आपने कुछ इनोवेटिव बना लिया, कुछ नया क्रिएट कर लिया, लेकिन सवाल ये है, क्या लोग इसे खरीदेंगे? क्या लोग इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे? पीटर थील कहते हैं, सेम मी, Product alone doesn't sell itself. You need sales. You need distribution. मिथक, अगर कुछ अच्छा है तो लोग खुद आ जाएंगे। बहुत सारे फाउंडर्स ये गलती करते हैं, सोचते हैं हमने बेस्ट प्रोडक्ट बना लिया है। हकीकत, कोई जानता ही नहीं आपने बनाया क्या है। थील कहते हैं, Even the best idea in the world needs a way to reach people. बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट का कमाल, माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, उन्होंने IBM जैसी बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप करके उसे दुनिया तक पहुंचाया। Technology plus distribution equal to dominance. Distribution strategy equal to hidden superpower. आपके पास 3 रास्ते होते हैं। 1. सेल्स, जैसे सेल्स फोर्स, सीधे लोगों से बात करके बेचना। 2. Viral marketing, जैसे Facebook, WhatsApp. एक यूजर दूसरा यूजर लेकर आए। 3. Traditional distribution, जैसे Apple Stores, ads. ब्रांड बिल्डिंग और रिटेल रीच। थील कहते हैं, If you ignore distribution, you might end up building something great that no one uses. अब खुद से पूछिए, आपने जो बनाया है क्या लोग जानते हैं उसके बारे में? क्या आपकी टीम में ऐसा कोई है जो बेचने का जुनून रखता हो? अगर नहीं तो आप सिर्फ एक अदृश्य सपने पर काम कर रहे हैं। Final insight from this chapter. Selling is not a necessary evil. It is the heart of every great business. तो अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां बात होगी उस गंभीर गलती की जो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर करते हैं, थिंकिंग द फ्यूचर विल जस्ट हैपन, क्योंकि भविष्य बनता नहीं बनाया जाता है। अब हम पहुंचते हैं 0 to 1 के उस चैप्टर पर जो आपके दिमाग को झकझोर देगा, क्योंकि ये चैप्टर हमें एक ऐसा सच बताता है जो हम अक्सर अनदेखा करते हैं। चैप्टर 12, मैन एंड मशीन। भविष्य कोई जादू नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। आपके हाथों में है वो ताकत जो कल को तय कर सकती है, लेकिन क्या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पीटर थील यहाँ कहते हैं, Most people think the future just happens, but real visionaries know. Most people the future is designed. क्या हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन रहे हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं AI आएगा, मशीनें सब कुछ ले लेंगी, हमारे पास कुछ करने को बचेगा ही नहीं। लेकिन थील एक अलग बात कहते हैं, Machines are not rivals. They are tools to amplify human ability. Man vs machine? नहीं, man with machine. जब मशीनें आईं तो लोगों ने सोचा अब इंसान की जरूरत नहीं, लेकिन हकीकत, टाइपिंग मशीन आई, राइटर और बढ़ गए। कंप्यूटर आए, डिजाइनर्स और डेवलपर्स का युग शुरू हुआ। AI आया, क्रिएटिव ह्यूमंस और ज्यादा वैल्यूएबल बन गए। थील कहते हैं, The most successful people of the future won't fight machines. They'll work with them. काम का नया चेहरा, आपको ये तय करना है, क्या आप ऐसी स्किल्स सीख रहे हैं जो मशीन नहीं कर सकती? क्या आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं या उससे डर रहे हैं? Peter Thiel का golden thought. Humans and computers are not substitutes. They're complements. मतलब आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, मशीन अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब आप दोनों साथ आते हैं तो 0 से 1 की शुरुआत होती है। इस चैप्टर की एक गूंजती हुई लाइन, The most value is created when humans and machines collaborate, not compete. अब अगला चैप्टर एक ऐसा सवाल पूछता है जो किसी भी एंटरप्रेन्योर की जड़ हिला सकता है। क्या आप भाग्य के भरोसे हैं या आपने सच में कंट्रोल लिया है अपने रास्ते का? चलिए अब हम आते हैं 0 to 1 के सबसे आय ओपनिंग और शायद सबसे फिलोसॉफिकल चैप्टर पर, एक ऐसा चैप्टर जो सीधा आपके अंदर झांकने पर मजबूर करता है। चैप्टर 13, सीइंग ग्रीन। भाग्य बनता है, मिलता नहीं। क्या आप वाकई बिलीव करते हैं कि आपका फ्यूचर आपके कंट्रोल में है या आप बस दुनिया के बहाव में बह रहे हैं? पीटर थील इस चैप्टर में एक बहुत ही डीप सवाल उठाते हैं, Do you believe the future is definite or random? मतलब, क्या आप मानते हैं कि भविष्य तय किया जा सकता है या आप सोचते हैं कि जो होगा जैसा होगा वैसा ही सह लेना है? 4 तरह की सोच जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। थील दुनिया को 4 सोचों में बांटते हैं। 1. Definite optimist.
जो सोचता है कि भविष्य ब्राइट है और मैं उसे बनाने के लिए काम करूंगा। 2. Indefinite optimist. जो सोचता है कि सब अच्छा होगा पर खुद कुछ खास नहीं करता। 3. Definite pessimist. जो मानता है कि बुरा होगा इसलिए तैयारी करता है। 4. Indefinite pessimist. जो मानता है कि बुरा होगा और कुछ भी नहीं कर सकता। अब सोचिए, आप कौन हैं? कौन बदलता है दुनिया? पीटर थील कहते हैं, The people who truly create the future are the definite optimists, those who believe that progress is possible and have a plan to make it happen. मतलब सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपनों को शेप देने के लिए क्लैरिटी चाहिए और एक रोड मैप चाहिए। Seeing green का symbolism. इस चैप्टर का टाइटल सीइंग ग्रीन सिर्फ पर्यावरण या पैसे के लिए नहीं है। ये उस नजरिए के लिए है जहां कोई खाली जमीन देखकर सोचता है यहां कुछ बनाया जा सकता है। आपके लिए ये सवाल, क्या आपने अपने फ्यूचर के लिए कोई ब्लूप्रिंट बनाया है या आप भीड़ में चल रहे हैं होपिंग कि किसी दिन कुछ अच्छा हो जाएगा? थील कहते हैं, बुरु शब्नी में चाहते हुए, Randomness is the excuse of the lazy. Vision is the fuel of the bold. इस चैप्टर की एक यादगार लाइन, You can't build a better future unless you believe in on, and then plan like hell to get there. अब अगला और आखिरी चैप्टर जहां थील वो अल्टीमेट माइंडसेट शेयर करते हैं जो हर एंटरप्रेन्योर को जानना चाहिए अगर वो 0 से 1 तक पहुंचना चाहता है। अब हम पहुंच गए हैं 0 to 1 के आखिरी और सबसे पावरफुल चैप्टर पर। एक ऐसा चैप्टर जो एक लाइन में आपकी पूरी सोच को हिला सकता है। चैप्टर 14, द फाउंडर्स पैराडॉक्स। क्या बदलाव लाने वाले लोग सच में नॉर्मल हो सकते हैं? जो दुनिया को बदलते हैं वो अक्सर दुनिया से अलग होते हैं। पीटर थील इस चैप्टर की शुरुआत एक अजीब से सच से करते हैं। Founders are both glorified and vilified, worshipped as heroes or dismissed as crazy. मतलब इलॉन मस्क को देखो, कोई कहता है जीनियस, कोई कहता है मैडमैन। Steve Jobs, visionary या egoist. सच ये है, बड़े बदलाव लाने वाले लोग आम नहीं होते और उन्हें आम सोच से जज नहीं किया जा सकता। फाउंडर्स माइंडसेट पैराडॉक्स में जीना। थील कहते हैं कि एक असली फाउंडर को कई एक्सट्रीम क्वालिटीज एक साथ लेकर चलनी होती हैं। बोल्ड इमेजिनेशन और गंभीर सोच, आत्मविश्वास और डर, लीड करना और साथ ही सुनना भी आना चाहिए। फाउंडर्स को लगता है वो अकेले कुछ बड़ा बदल सकते हैं और यही सोच उन्हें दुनिया से अलग बना देती है। मगर क्यों जरूरी है ये पागलपन? क्योंकि Normal people don't build the future, they maintain the present. अगर आप भीड़ जैसा सोचेंगे तो आप भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन अगर आप अलग सोचते हैं, अलग दिखते हैं और अलग करने की हिम्मत रखते हैं, तभी आप 0 से 1 की वो जर्नी शुरू कर सकते हैं जिसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थील का आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज, Brilliant thinking is rare, but courage is even rarer than genius. यानी कम आपके पास आइडिया है, गट्स है उसे फॉलो करने की, दुनिया की हंसी को झेलकर भी उस रास्ते पर चलने की। अगर हाँ, तो आप भी एक ऐसे फाउंडर हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है। इस पूरी किताब की एक लाइन में सीख, To go from 0 to 1, you must believe that the world is not complete men, and that you are the one who can complete it. और बस 0 to 1 यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप एक आइडिया रखते हैं, सवाल ये है कि क्या आप उस पर यकीन रखते हैं। इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप खुद पर भरोसा रखें और वो पहला कदम उठाएं। 0 से 1 का सफर वहीं से शुरू होता है जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। अब सोचिए मत, उठिए, बनाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप सिर्फ देखने नहीं बदलने आए हैं।